अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने शारीरिक विकास के आयाम में देख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं इसके इतिहास से कि एक्चुअल में इमोशनल या इमोशंस का मतलब क्या होता है। और यदि कोई मुझसे पूछेगा कि सर शारीरिक विकास के बाद ऐसा कौन सा पक्ष है जो बहुत तेजी से काम करता है, तो मैं बता रहा हूं कि यार आपको याद होगा मैंने कहा था कि विकास के आयाम में 4 पक्ष जो है बहुत तेजी से काम करते हैं। कौन कौन से याद होगा कि मैंने कहा था एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मैंने क्या बताया था एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके अंदर बताया था सोशियो और इकोनॉमिकल। याद है सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब क्या है सामाजिक, और ई से मेरा क्या है इमोशनल डेवलपमेंट। तो ऐसा है ना कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो मेरा सामाजिक विकास है और ये जो मेरा संवेगात्मक विकास है ना, ये लगभग साथ साथ चलता है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता बात भी है और ये सही बात भी है कि ये जो है साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक विकास इसके बाद वाले चैप्टर में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आज फिलहाल संवेगात्मक विकास को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संवेगात्मक जो संवेग शब्द है उसका मतलब क्या होता है। या जो संवेग शब्द है, ठीक है, ये क्या है? संवेग शब्द जो है ये एक प्रकार के आपके इमोशंस को बताता है। और यदि मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इमोशंस क्या है सर, तो इमोशंस हमारे अंदर की मनोदशा है। मतलब एक प्रकार की वो क्या है, तो एक प्रकार की वो उत्तेजना है। ठीक है, एक प्रकार से हमारे अंदर जैसी भी उत्तेजना हो रही है, चाहे वो अच्छी हो रही हो चाहे वो बुरी हो रही हो, वही हमारी इमोशंस है। एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं और हो सकता है कि दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट दोनों ना संवेग अलग अलग दर्शाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा हो सकता है बहुत कूल काम एंड रिलैक्स हो कि यार मैं अच्छा पढ़ने वाला हूं, मेरे से अच्छा होगा। दूसरा जो बच्चा है ना वो इस बात का टेंशन ले कि यार मैं अच्छा पढ़ने वाला हूं, बहुत टेंशन ले, स्ट्रेस ले ले, मैं अच्छा नहीं करूंगा ना तो फिर नाम खराब हो जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ता हूं। तो वही है ना कि स्थिति एक सी है, परिस्थिति एक सी है, बट उसकी जो उत्तेजना है, दोनों की उत्तेजना में अंतर है। उत्तेजित दोनों हो रहे हैं, परंतु एक उत्तेजित इसलिए हो रहा है कि उसको लग रहा है कि यार मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो और दूसरा खुशी के मारे उत्तेजित है कि यार मैं तो हर साल अच्छा करता हूं, इस साल भी अच्छा करने वाला हूं। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है, इमोशन जो शब्द है वो इमोवेर से आया है, लैटिन भाषा के शब्द से आया है। और इमोवेर का मतलब क्या है मेरा? उत्तेजना या उत्तेजित होना, उत्तेजित दशा है। और कुछ नहीं, एक प्रकार की मैं पहले ही बता रहा हूं, ये हमारे आपकी आंतरिक दशा को बताता है। ठीक है, तो यदि कोई मुझसे पूछेगा कि सर इमोशन क्या है, तो इमोशन क्या है? हमारे उत्तेजित की गई दशा है। ठीक है, संवेगात्मक विकास है। संवेग के क्या निश्चित प्रकार है? बिल्कुल है। संवेग के 2 प्रकार है, एक मेरा पॉजिटिव साइड है और एक मेरा नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड उच्च संवेगों को बोलूंगा, उन संवेगों, उन उत्तेजनाओं को बोलूंगा जो एक्चुअल में ठीक भी है, हमारे हेल्थ कंडीशंस के लिए भी ठीक है, और इन्हें हम लोग हमेशा एक अच्छे सकारात्मक नजरिए से ही देखेंगे। हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, खुशी का माहौल, बच्चे जो है खुश हो जाए, अच्छी बात है। सेकंड है नेगेटिव संवेग, नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग के दुष्प्रभाव ये है ना कि ये डायरेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे असर करता है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ ये आपके एक्चुअल में फिजिकल हेल्थ पर भी क्या करेगा? ये असर डालेगा। तो मतलब क्या है कि सर जो संवेग है, अगर वो संवेग अगर नकारात्मक हो गया तो देखो विकास का एक आयाम क्या कर रहा है, विकास के 2 अलग अलग आयाम और को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। याद है कि हमने कहा था कि जो हमारे सभी विकास है वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है। ठीक है, विकास का सिद्धांत मैंने बताया भी था कि हर एक विकास जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और यदि एक विकास थोड़ा सा कुछ कठिनाई में है तो बाकी सभी प्रकार के विकास के आयामों में अपना प्रभाव को डालेगा। एग्जैक्टली ये कॉग्निटिव वाले हेल्थ पे, कॉग्निटिव वाले साइड पे डालेगा, और ये मेरे फिजिकल ग्रोथ वाले जहां पर विकास यानी कि शारीरिक विकास है वहां पर क्या करेगा? ये जोड़ देगा। तो इसीलिए जो संवेग है वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विकास के आयाम में। नकारात्मक संवेग उन संवेग को बोलूंगा जो एक प्रकार से नेगेटिव इमोशंस है, भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, जितने भी प्रकार के बच्चा रो रहा है, ये सब एक प्रकार का नेगेटिव इमोशंस है। स्टार्टिंग के लिए ठीक है पॉजिटिव है, बट एट द एंड वो नेगेटिव इमोशंस ही है। दुख बहुत, मतलब देख रहे हो कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा गंभीर बैठा हुआ है। देखो बच्चे की क्या है ना कि प्रवृत्ति नहीं होती को गंभीर बैठ के सोच करे, चिंतन करे, गहन चिंतन करे, ये बच्चों की प्रवृत्ति नहीं है। तो ये संवेग जो आपको यदि क्लास में पढ़ाते समय किसी बच्चे में दिख रहा है ना, तब ये एक प्रकार से नकारात्मक संवेग है, जिसको आइडेंटिफाई करना आपकी और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स तो स्कूल में अपेरेंटली प्रेजेंट है नहीं, तो यार वो आपके ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक संवेग को आपको पहचानना है क्लासेस में, और बच्चों के नकारात्मक संवेग को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनका निराकरण करना है।
अब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस, कैथरीन ब्रिजेस नामक एक मनोवैज्ञानिक थी, और उनके अनुसार जब उनसे पूछा गया कि यार आप उत्तेजनाओं को किस प्रकार से देखते हैं, तो कैथरीन ब्रिजेस ने कहा कि मेरे हिसाब से ना कि बच्चे जो हैं वो 2 वर्ष तक अपने जीवन में जितने आने वाले संवेग है, जिनका अनुभव वो करना है, लगभग 2 वर्ष में वो 95% के संवेग को वो ऑलरेडी देख चुके होंगे। कब तक? 2 वर्ष की उम्र तक। और उन्होंने कहा कि लगभग 5 वर्ष तक वो उन 99% के संवेग जो उसके जीवन काल में उपयोग होने वाले हैं, उनको लगभग सभी को वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी देख चुका होगा, किसी न किसी छोटे रूप में या बड़े स्वरूप में वो देख चुका होगा। तो यहां पर ना उन्होंने बताया कि यार 2 साल के अंदर मुझे पता है कि यार वो 95% क्या करेगा, संवेग को वो देख लेगा। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है कि वो संवेग कैसे कैसे होगा। देखो स्टार्टिंग उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि यार पूरा जो मेरा टॉपिक है संवेग, वो कहां से चालू हुआ, मेरा उत्तेजना से, यानी कि एक्साइटमेंट से चालू हुआ था। ठीक है, और उसी एक्साइटमेंट को उन्होंने कहा कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही उसका संवेगात्मक और सामाजिक मानसिक सभी प्रकार के जो विकास है, नैतिक और भाषाई को छोड़कर वो चालू हो जाता है। भाषाई भी सोचोगे तो निरंतरता की प्रक्रिया के हिसाब से चालू हो जाता है। अब एक्साइटमेंट मतलब ये तो समझ में आया कि सर ये जैसे ही बर्थ हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, यहां से एक प्रोसेस चालू हो गया एक्साइटमेंट का। अब वो एक्साइटमेंट क्या होगा कि बच्चे स्टार्टिंग के 3 महीने में ना किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो उनके माता हो, उनके पिता हो, उनके रिलेटिव्स हो, या जानवर हो, या ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके दिमाग में उस चीज का स्कीम या स्कीमा नहीं बन सकता है पियाजे के हिसाब से। ठीक है, स्कीम या स्कीमा नहीं बनेगा। जैसे ही बच्चा 3 महीने का होगा तो मैं देख रहा हूं कि उत्तेजना के साथ और क्या जुड़ गया है, आनंद जुड़ गया है और कष्ट जुड़ गया है। आनंद कैसे हो सकता है ना कि उसे दूध जो है वो मीठा ज्यादा अच्छा लग रहा हो या बजाय नॉर्मल दूध की। कष्ट हो सकता है ना कि जो नॉर्मल कपड़े आपको लग रहे हैं कि आप इस कपड़े बहुत अच्छा पहना रहे, आप डायपर बना रहे बच्चों को, क्या पता बच्चों को कष्ट लग रहा हो। तो उन प्रकार के संवेग को दर्शाएगा कैसे? उत्तेजना को दर्शा देता है, एकदम हाथ पैर को जोर जोर से मारने लगेगा, अपने संवेग को दिखाने लग गया। बच्चे को देखना वो बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर को मारने लगते हैं, वो उत्तेजना दिखा रहे हैं, आनंद दिखा रहे हैं, तो ऐसे खुश हो जाएगा। जब कोई जानवर आएगा, या हो सकता है उसको अच्छा लग रहा हो, पपी आया हो, वो खुश हो जाएगा। कष्ट हो जाएगा तो रोने लगेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, निश्चित प्रकार के संवेग को अलग अलग प्रवृत्ति से दिखा रहे हैं। ठीक है। भय 6 महीने की स्थिति पे क्या हुआ फिर? भय, घृणा, क्रोध, कष्ट, उत्तेजना, प्रेम। क्रोध आने लगा। अब क्या है ना कि 6 महीने में बच्चा जो आइडेंटिफाई कर लेता है ना कि ये मेरी पर्टिकुलर मम्मी है, मतलब शी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, मतलब उनको पता है कि ये पर्टिकुलर मेरा केयर करती है, तो वो भी उसका जो लगाव है उस व्यक्ति से बढ़ चुका होता है। अगर उसको बहुत देर से तो उसको क्रोध आने लगता है। अगर वो उसको पता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति है, अब हम उसको पकड़ लिए उसकी मम्मी के सामने, तो उसको थोड़ी देर में गुस्सा आने लगेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो रोने लगेगा। तो वो क्या किया सर, वो इस प्रकार के क्या किया, एक प्रकार के संवेग को दर्शाया। घृणा, भय, जानवर को हो सकता है ना देख के डर जाए, डरने के बाद क्या करे, फिर रोने लगे। कष्ट, प्रेम, मतलब जो व्यक्ति उसे पसंद है वो उसी के पास केवल जा रहा है, दादा के पास जा रहा है, दादी के पास जा रहा है। क्या यार, उस बच्चे का प्रेम है, एक प्रकार का संवेग है। अब देखो केवल और केवल उत्तेजना से चालू हुआ था, यहां पर 3 थे, यहां पर और बढ़ गया। अब अगले चरण में जब वो 1 साल का हो जाएगा ना, तो देखो और बढ़ गया। ठीक है, भय, घृणा, क्रोध, आनंद, कष्ट, उत्तेजना, प्रेम, ईर्ष्या, उल्लास, मतलब हर एक चीज को जो वो खुशी से दिखाने की कोशिश करेगा। वो क्या है भैया, वो मेरे को समझ में आया कि सर वो एक्चुअल में क्या हो गया, अब वो बहुत तेजी से हर एक चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है सर। और अंत में 2 साल तक तो देखो वो काफी कुछ, भय, घृणा, उत्तेजना, प्रेम, ईर्ष्या, उल्लास, आनंद, हर्ष, मतलब एक प्रकार से देखोगे तो एक ही साल में बहुत सारे इमोशंस डेवलप हो चुके हैं। दूसरे साल तक कोई बहुत खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बट 2 साल के अंतर्गत देखोगे तो बहुत सारा क्या हो चुका है, इमोशंस का डेवलपमेंट हो चुका है, या उन इमोशंस को वो ऑलरेडी दिखा चुका है। तो इसी थ्योरी के आधार पर मुझे ये समझ में आया कि सर ऐसा है ना कि बच्चे 2 साल तक मुझे क्या करेंगे, 95% के संवेग को ऑलरेडी दिखा चुके। तो ये मेरा किसके अनुसार हो गया, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैथरीन ब्रिजेस के अनुसार हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मूल प्रवृत्ति का संवेग के संबंध। मूल प्रवृत्ति यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, ये है क्या, ये थोड़ा सा लगता है ना कि ये कुछ नया चीज है, तो याद रखना कि यार एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ना मतलब वन ऑफ दी अपने समय के बहुत ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति के व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ज्ञानी आदमी अपने समय के, उनके लिए जितना आप सोचोगे ना उतना कम है। ठीक है, हालांकि साइकोलॉजी में कोई बहुत देर उनको बहुत खास उनको पढ़ते नहीं हम लोग, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में से रहे हैं विलियम मैकडूगल। और उनका इन संवेगों को लेकर एक निश्चित थ्योरी है
जिसे हम लोग बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी कहते हैं। और संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट कहलाती है, अर्थात पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। तो इन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो ना सर कि मतलब फट से बच्चा रो दे रहा है, तो इन्होंने कहा वो जो रो रहा है वो एक निश्चित संवेग है, और संवेग के बाद एक मूल प्रवृत्ति, एक बेसिक इंस्टिंक्ट की क्या होता है, उद्भव होता है। तो ये थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन हो गया कि सर हमने तो कभी सोचा नहीं, सर इस दिशा में हमने सोचा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, विलियम मैकडूगल की थ्योरी है। याद रखना क्या है कि सर 14 प्रकार की क्या है, मूल प्रवृत्ति, इसको नहीं भूलना। ये क्वेश्चन सीजी टेट में, सी टेट में, शिक्षक भर्ती में कई बार आ चुका है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, जो कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को याद कर लो, मेरी बात को मानो। और अगर हॉस्टल वार्डन वाले हो, बाल मनोविज्ञान वाले हो, तो केवल 14 होते हैं, इतना जानो, उसके आगे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विलियम मैकडूगल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिस पर इस चीज की चर्चा की है। ठीक है, तो देखो उनकी जो बुक है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक यदि मुझे बोलना होगा इनमें तो वो है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद देखो द ग्रुप माइंड स्केच प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। उसके बाद बॉडी एंड माइंड, अ हिस्ट्री एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एन आउटलाइन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये सारी उनकी बुक्स है, विलियम मैकडूगल की लिखी हुई बुक्स है। ठीक है, और ये बुक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में बुक्स के नाम को पूछता है, तो यार 2-4 ट्रिक लगा के आपको याद करना पड़ेगा कि भाई मन मस्तिष्क, शरीर मस्तिष्क की बात कर रहा है, सामाजिक साइकोलॉजी की बात कर रहा है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है, तो सब किसका, ये सब विलियम मैकडूगल की बुक है। ठीक है, ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को आप लोग देख लो कि कौन कौन से प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। जैसे मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप कोशिश करेंगे कि आप समझिए बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होगी। जैसे फियर है और एस्केप है यार, ठीक है, मतलब पलायन है और भय है। थोड़ा सोचना, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे उसके अंदर मूल प्रवृत्ति और कैसे उसके संबंध में संवेग आएगा। ठीक है, मान लो कि आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, किसी पार्टी फंक्शन में आप अपने दोस्त से जो ऑलरेडी शादीशुदा है उससे बहुत सालों बाद मिले, पता चला कि आपको उसका एक बेबी भी हुआ है। अब बेबी जो है ऑलरेडी 6-7 महीने का हो चुका है, आपको पता है निश्चित प्रकार के संवेग को वो दर्शाना प्रारंभ कर चुका है। तो ये होता है ना कि आप कर्टसी में बोलते हैं अरे वाह सुंदर बच्चा, तो आप क्या करते हैं, आप उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। तो जिस क्षण आपने उसे इस गोद से उस गोद में लिया, उसकी माताश्री की गोद से लिया, पलायन हो गया उसका। ठीक है, वो वहां से क्या किया, एस्केप कर गया। अब उसके लिए आपका चेहरा नया है, तो उसके मन में क्या आया, उसके मन में आ गया भय, उसके मन में क्या आ गया, फियर। राइट, अब देखो उस बेसिक इंस्टिंक्ट से क्या हुआ, मेरा निश्चित जो संवेग है वो निकल गया। अब इसी संवेग से समझ में आया सर वो तुरंत रोना चालू कर दिया। सर तुरंत क्या किया, रोना चालू कर दिया। समझ में आया कि वो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट से निश्चित संवेग इमोशन निकला, और फिर मुझे दिखा प्रत्यक्ष तरीके से कि सर वो इमोशन शो कर रहा है सर। और यही विलियम मैकडूगल ने कहा कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति ऐसी मूल प्रवृत्ति हैं जो लगभग हर एक मनुष्य में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में ना इनकी मूल प्रवृत्ति की थ्योरी बहुत बड़ी थी, बहुत सारे मूल प्रवृत्ति निकली थी इनसे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाले थे, बट एट द एंड 14 पे आकर ये रुक गए कि यार ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, जैसे युयुत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, शिशु रक्षा, वात्सल्य, टेंडर इमोशन, पैरेंटल। ठीक है, काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, ये सब जो क्या है ना कि देखना, जिज्ञासा का मतलब एक प्रकार से क्या है और आश्चर्य का मतलब क्या है, ये देखो। अब यहां पर वो जो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो क्यूरोसिटी की है, किसी भी चीज को जानने की है। अब वो जानने के लिए उसको पता चला कि नया एक जानकारी आया तो उसके लिए आश्चर्य हो गया, अच्छा ये ऐसे भी हो जाता है, अच्छा ये ऐसे भी हो जाता है। तो यहां पर फिर उसका एक संवेग आएगा, और संवेग में फिर उसका कैसे निकल गया, आश्चर्य का संवेग निकल गया। क्यों, क्योंकि यार वो क्यूरियस था उस चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, उसकी मूल प्रवृत्ति ऐसी थी। ये 14 प्रकार के मतलब मूल प्रवृत्ति है, कुछ नहीं, केवल याद कर लो। इनसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आया है। हरियाणा टेट जो सबसे कठिन सीलेक्ट कराता है उनमें भी इनमें क्वेश्चन केवल ये आया था कि यार अगर ये बता दो कि अगर पलायन हो रहा है तो उसका संबंध संवेग मैकडूगल के अनुसार कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जोर इन पर मत दे देना कि को समझो, केवल याद कर लो कि कौन सा जो संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, वो कौन से संबंधित संवेग को दर्शाता है। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि यार वो 3 अवस्थाओं में कैसे कैसे संवेगात्मक विकास होता है उसको आप बताइए, तो मैं वो आपके लिए लेकर आया हूं, लिख कर लाया हूं ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को मैं ठीक से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि श्रेष्ठ अवस्था में, जहां पर 0 से लेकर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 0 से 2 वर्ष में आपको पता है ना कि यार क्रो एंड क्रो के अनुसार सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास लगभग साथ साथ होता है।
थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे 19-20 का। और वहां पर आपको पता है कि कैथरीन जी ने कहा था कि 95% संवेग को शैशवावस्था में ही क्या करेगा, शो कर चुका रहेगा। यहां पर एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, वो मेरा अनुकरण है। और आपको पता है शैशवावस्था में इमिटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहां पर यदि मेरे को इमोशंस को समझना होगा तो एक समझिएगा, वो मेरा क्या है, वो है मेरा यार अनुकरण है। ठीक है। उसके बाद इसलिए उन सभी बातों से डरेगा जिससे परिवार के सदस्यों को डर लगता है। वो जैसा आप मतलब देखना ना कि हो सकता है ना कि कुछ चीज डरने लायक ना हो, जैसे बिस्तर में जाना डरने लायक नहीं है, लेकिन बच्चे के सामने बिस्तर में जाते ही रो दो तो बच्चा भी रो देगा, क्योंकि वो अनुकरण करके देख रहा है, आपके इमोशंस को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसे भय का विकास नहीं हुआ होता है। याद है वो जो चैप्टर वो जो मैंने पढ़ाया था ब्रिजेस का, तो वहां पर उसने जो भय वाला चीज है उसको थोड़ा लेट में लेकर आया, स्टार्टिंग में भय को लेकर नहीं आया। तो वही ये भी कह रहे कि 3 वर्ष की आयु में वो अकेले रहने, पशुओं के साथ तथा अंधेरे से डरने लगता है। अब 3 वर्ष में उसे जो भय है ना वो एक लेवल आगे बढ़ गया कि उसे अंधेरे से भी डरने लगने लगा। उससे पहले उसके अंधेरे से कोई मतलब नहीं था, उससे पहले उसे जानवरों से उतना खास वो नहीं था, लेकिन अब वो डरने लग गया, एक प्रकार का नया इमोशन आने लग गया। शिशु जन्म लेते ही रोता है, ये जैसे ही रोना आया तो रोना क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट इमोशन हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इमोशन हो गया कि यार वो रो रहा है, उसकी पहली इमोशन। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है, मतलब वो जो जितने भी संवेग दर्शा रहे हैं ना वो स्पष्ट नहीं है यार, वो धीरे धीरे अस्पष्ट से स्पष्ट होते जाता है किशोर अवस्था तक, इवन बाद में भी स्पष्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर मेरे में हो सकता है ना अभी भी कि हम लोग अभी इस बात के लिए रो रहे हैं कि मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है, तो अभी भी आपका इमोशन स्पष्ट नहीं है, चाहे उसे आप परिपक्वता बोलो, इमोशन बोलो, राइट। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है। देखो अब ये अस्पष्ट क्यों बोला, क्योंकि वही बच्चा जो रो रहा था बहुत तेजी से, बहुत जोर से रो रहा था, अचानक से उसे खिलौना दिया, चॉकलेट दिया, चुप हो गया, एकदम फट से चुप हो गया। अब यहां पर देखो संवेग कितना स्पष्ट है कि कुछ सेकंड्स में ही उसका संवेग को क्या हुआ, बदल गया। तो यही है कि कितना अस्पष्ट है, इसकी बात की गई है। शिशु के संवेग अस्पष्ट से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया। सर्वप्रथम वह रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठ कर, बात न कर, क्रोध कर, अप्रसन्न प्रकट करता है। अभी आपको गुस्सा आता होगा तो आप क्या करते होगे, अब बताओ। अब रोते हो क्या, रोते होगे, चुप चुप कर रोते होगे, बट सामने में तो शायद ही रोते होगे कि नहीं, सामने में तो नहीं रोना यार, नहीं तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। सामने में जो गुस्सा है, किसी व्यक्ति से गुस्सा किस प्रकार से मनाते हो तुम लोग, पहले तो रो देते थे कि जो भी होगा, बचपन में गुस्सा आया तो रो दी, मम्मी मारी रो दी, अब मम्मी मारी रो दी तो और मार देगी, तो तुम रोते नहीं हो। अब तुमने क्या किया भैया, अब तुमको संवेग स्पष्ट हो चुके हैं, तुमने अपने मनोभाव में उसे ले लिया है, तो भैया अब तुमको प्रकट करने के तरीके अलग हो चुके हैं। अब तुम चुपचाप रहते हो, बैठे रहते हो, शांति से बैठे रहते हो, बोलते दोस्त आजकल कॉल वॉल नहीं करता यार, तू क्या पता उसे तुम गुस्सा हो किसी बात से लेकर कि तुमने को बर्थडे में नहीं बुलाया था, उसमें नहीं बुलाया था, राइट। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है, स्वाभाविक है, बड़ा होते जाएगा तो उसे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में जैसे वो आगे बढ़ेगा तो समाज के लोग उसे अच्छे लगने लगेंगे। ठोकर, दंड व कड़े अनुशासन में शिशु का संवेग संतुलन बिगड़ जाता है। ये ठोकर, दंड व कड़े अनुशासन से बेहतर है कि मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, बहुत कठोर दंड थोड़ा बहुत जरूरी है, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के लिए थोड़ा बहुत दंड जरूरी है। हाँ, जो कड़े अनुशासन लिखा है नेगेटिव वर्ड है, कड़े अनुशासन नहीं होना चाहिए, अनुशासन की आवश्यकता पड़ने वाली है, आगे चल के हम चाहते हैं उसका जो डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। उसके बाद बाल्य अवस्था में आऊंगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे, तब तुम दूसरा टिप दिखाओगे यार, ठीक है। देखो अब थोड़ा वो अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो गया, प्रभावी भी हो गया। अब जो संवेग है ना उसको पेरेंट्स थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं, बचपन में उतना सीरियसली गुस्सा हो तो नहीं लेते, पता है 2 मिनट में भी चॉकलेट दूंगा मान जाएगा। बाल्य अवस्था में नहीं है, बाल्य अवस्था में थोड़ा डर पेरेंट्स को आता है कि अरे नहीं गुस्सा हो गया, थोड़ा देख लो भाई। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आ जाती है। देखो बाल्य अवस्था क्या, प्राइमरी में शैशव अवस्था में दमन नहीं हो रहा था, अब नया चीज देखने को मिला, वो क्या, दमन। मतलब अब अगर स्कूल में मैडम मारी है तो गुस्से में वो आगे रोएगा नहीं, वो थोड़ा कंट्रोल करेगा कि अरे ठीक है यार गलती किया, मार दी। समय पर संवेग को छुपा लेता है, जरूरी नहीं है गुस्सा आने पे रोएगा, जरूरी नहीं है किसी पे गुस्सा आएगा तो उसको मार देगा, ठीक है। विद्यालय व शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक भ्रांतियां नहीं बनती, उन संवेगों का उचित विकास होता है। जैसे लोग कोऑपरेट करेंगे उसके साथ, उसका संवेग बेहतर होता जाएगा। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। समूह के प्रभाव से, मैंने कहा ना, जैसे समाज उसके साथ कोऑपरेट करेगा, समाज बिहेव करेगा, वैसे संवेगों को वो भी दमन करना सीखेगा, वैसे ही संवेगों को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटना सीखेगा।
बालक में समलिंगी प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ प्रेम, भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार प्रकट होने लगते हैं। समलिंगी प्रेम, देखो समलिंगी प्रेम ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट से मत लेना। समलिंगी प्रेम का मतलब क्या होता है ना कि उसको ना छोटा छोटा ग्रुप बनाना पसंद आता है। बाल्यावस्था पता है ना कि आपको, इट इज अ गैंग एज। गैंग एज का मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे समूह बना करके, अरे आज हम लोग सब लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, आज हम लोग सभी लोग एकदम छुपा छुपी, गर्मी की छुट्टी लग गया, आप छुपा छुपी खेलेंगे। एक प्रकार से समूह होता है ना। देखना वो पर्टिकुलरली जो बच्चा होगा ना, जो घर में होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, पर्टिकुलरली 2-3 बच्चों के साथ खेलना पसंद करता होगा, क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स उनको मानता होगा। ये वो स्कूल वाले फ्रेंड्स घर में तो अच्छी बात नहीं होगा, देखना स्कूल में भी कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स होंगे जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, और जो घर में होंगे, जो कॉलोनीज में होंगे, वही पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। अब वो उन्हीं के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यार वो लोग ना क्या करते हैं कि अपने हिसाब से ही क्या करते हैं, टोली बना चुके होते हैं, और उनको उनके साथ ही मजा आता है। उनको सोचोगे ना कोई नया फ्रेंड आ जाएगा तो अचानक से बच्चे उसको एकदम घुला मिला खिला लेंगे, तो उतना प्रैक्टिकली इजी नहीं है। वो संवेग का भैया धीरे धीरे सामाजिकरण और संवेगीकरण का प्रक्रिया है, जिससे बच्चे धीरे धीरे विलीन होते हैं, राइट। उसके बाद मेरा किशोर अवस्था में चलता हूं। अब तो किशोर अवस्था तो आप सभी अभी भी फील करेंगे, जैसा जैसा बताते जाऊंगा मैं। संवेगों में परिपक्वता आने लगेगी। मेरे को समझ में आएगा कि सर ऐसा है ना कि अब सर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता सर। अब अगर मेरा एग्जाम निकला तो ठीक है सर, नहीं निकला तो सर रो नहीं सकता सर। हाँ, अगर बहुत साल से नहीं निकला तो एक बार रो लो, फिर समझ में आता है कि सर प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा सर, अब लाइफ नहीं है सर। अब माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों से तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं, बट वो तनाव को दिखाते नहीं है, तनाव में रहते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि उनमें दमन की शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है किशोर अवस्था में। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं हर एक प्रकार के। संवेग की प्रबलता होने इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिस संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। यही वो एज है जहां पर यदि हमने उस बच्चे का क्या किया, बच्चा जो देखो किशोर अवस्था में क्या मतलब कि हम बात कर रहे हैं वो 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यार किशोर अवस्था में क्या होता है ना कि यदि उस बच्चे को आप सही से ये ना जान पाए कि क्लास में बहुत देर से चुप बैठा है, क्लास में किसी दोस्त के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ है बच्चा, आपको लग रहा है ठीक है आज नहीं, लेकिन आप रोज देख रहे हो उसके बाद भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हो ना, तो वो बच्चों में अस्थिरता ले आएगी यार आगे चल के। अस्थिरता ले आएगी मतलब वो आगे चल के ना हो सकता है कि वही बच्चा वो जो है वो बहुत समस्यात्मक बालक में बन जाए। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, उस दिन समझ में आएगा समस्यात्मक बालक बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके संवेगों में अस्थिरता आ चुकी है, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना भी एक अच्छे टीचर का काम है यार, क्यों आइडेंटिफाई कर ले उसको, उसके साथ दोस्त जैसा बर्ताव करे, बात करे, उसके अंदर के संवेग को बाहर निकालने की कोशिश करे। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है, प्यूबर्टी हिट करती है, डेफिनेटली सामने वाली जो सेक्स जेंडर के लोग होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं, कि अब जो लड़का है वो लड़की की ओर, लड़की है जो लड़का की ओर प्रभावित होने लगते हैं। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय की तीव्रता। अब ये और कुछ नहीं है, एक प्रकार से सामने समाज के लोगों को देखकर भय आता है कि अरे यार उसका ऐसा तबीयत खराब हो गया, हमारा भी हो गया तो, ऐसा कुछ हो गया तो। असफलता, अरे यार उसका 12th में एग्जाम ऐसा बिगड़ गया, हमारा बिगड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो असफलता से डर आने लग गया, राइट। आलोचनाओं से डरने लग गया कि अरे मेरे को ऐसा बोल रहा था वो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा, आगे चल के मैं कैसे करूंगा। तो ये एक प्रकार से संवेगात्मक विकास है, जिसको मैंने बताने की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कोशिश की है, और मुझे लगता है संवेगात्मक विकास रादर मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, रादर ये थ्योरेटिकल के। स्टिल मैंने जितने भी थ्योरीज है जो मुझे लगता था कि एक बार बता देना चाहिए, मैंने बता दिया, और आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में।